आई होप अब समझ में अब तो आ रही होगी आवाज। यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, मैंने सीधा फॉर्मूले का ही यूज़ करके जो है कर दिया है। अगर आप बोलोगे कि सर मैं फॉर्मूला नहीं, मैं तो जो तरीका आपने बताया था वैसे करके दिखाओ, वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन में एक और दे रहा हूँ, अगर आपको कर सकते हो तो करो जरा एक बार। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं फॉर्मूले का जनरली यूज़ नहीं करता कभी भी क्वेश्चन करने में। उसका रीज़न है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक स्पेसिफिक केस के लिए अप्लाई होता है, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड कभी भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। बेटर ये है कि आप चीज़ों को सॉल्व करना जानो। बट ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज इट इज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगला कैपेसिटर कितने का है? 200 पिको फैरड का। इसे चार्ज किया, चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैं चार्ज करता हूं तो इसकी प्लेट्स के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? 6000 नहीं 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 नहीं, नहीं। चार्जर है। चार्ज है 6000 नहीं, 60,000। वो भी अगर आप ढंग से देखोगे 60,000 हाँ चार्ज। चार्ज मत करो, मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 300 वोल्ट का। ठीक है, ये V1 हो गया, V1 या V2 मन मर्जी है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर करना है फाइनली आपको V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 का स्क्वायर करना है। इसका कैपेसिटेंस है 200 पिको फैरेड। अब इसे उठा के कहाँ लगाए? इस कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 200 पिको 100 पिको फैरेड। तो एक और से कनेक्ट किया आपने। अब क्योंकि ये अनचार्ज है तो इसकी प्लेट्स के अक्रॉस इनिशियली कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। क्या ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे? तो एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, तो क्या करेगा, जो चार्ज वाला होगा वो कुछ एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देगा? दूसरे वाले कैपेसिटर में। लेकिन जब वो ट्रांसफर करेगा तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा हीट के फॉर्म में। तो वो हीट लॉस कितनी आएगी? सीधा डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। C1 इज 200 पिको। पिको कितना होता है? -12। ठीक है, 100 पिको, नीचे दोनों ऐड होंगे तो 200 प्लस 100 पिको कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों का 300 माइनस 0 का होल स्क्वायर, या 0 माइनस 300 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको पता चलता है ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। हाफ 20,000 10⁻⁻12 300। ये दो 300 हैं, अगर ध्यान देते हो तो कैंसिल आउट। ये क्या 10,000 से आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻12। और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 माइनस प्लस 6। तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁻6 जूल। बहुत बढ़िया। यानी कि आप सीधा लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 3 माइक्रो जूल। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे इसलिए गलती हो रही है कि यहाँ पे माइक्रो लिया है मैंने। पीको लेता तो शायद आंसर सही आता। ठीक है ना, ठीक है चलो, पीको होता तो सही सही आंसर आता।
हीट लॉस हो गया। और अगर आपसे कोई कॉमन पोटेंशियल पूछ ले, क्या आएगा? C1V1 C2V2 C1 प्लस C2। जरा बताएगा कोई कितना आ रहा है? अगर आप देखोगे सारा लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है C1V1 C2V2। कितना आ रहा है आंसर? 200। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया 200 वोल्ट। एनर्जी लॉस होती है, ध्यान देना, एनर्जी लॉस होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमेशा एनर्जी लॉस होती है। बात समझ में आती है? आ गई है मेरे ख्याल से, ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे एक स्पेशल केस अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ध्यान देना, एक स्पेशल केस, ये स्पेशल नहीं है वैसे तो, यही केस है ये, लेकिन समझ लेना। मैंने आपसे एक केस, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक केस ही करवाया था बल्कि। दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस है R1, उस पर चार्ज है मान लीजिए Q2, दूसरे का रेडियस है R2, उस पर चार्ज है Q2। दोनों को चार्ज किया गया है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। किसी को याद है ये कौन सा केस था? चार्ज ट्रांसफर होता था, कहाँ से कहाँ होता था? याद है किसी को? Yes. हाँ, क्या कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता था? व्हेन बोथ चार्ज स्फेयर, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता था? Sir, R2 से R1. ना 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 ना, मैंने, अरे यार ऐसी बात मत करा करो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखवाया था वहां पे। किस स्फेयर से किस स्फेयर में ट्रांसफर होता है? पॉजिटिव चार्ज किस में ट्रांसफर होगा? पॉजिटिव चार्ज किस स्फेयर से किस में ट्रांसफर होगा? R1 to R2. नहीं, Higher to lower. पॉजिटिव, हावर, हायर पोटेंशियल स्फेयर जिसका हायर पोटेंशियल होगा उस स्फेयर से निकलेगा और किस में भाग जाएगा? जिसका लो पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उल्टा करेगा, ठीक है ना। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये भी वही केस है, देखो ये भी वही केस है अगर देखा जाए। ये भी तो एक तरीके से कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल मत मानो, बट अगर आप ढंग से देखोगे तो ये भी एक कैपेसिटर की तरह ही है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ कि दोनों का पोटेंशियल कितना आएगा, तो ध्यान देना, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉमन पोटेंशियल। ध्यान देना, कॉमन पोटेंशियल बिल्कुल वही है, ध्यान देना। इस पे चार्ज कितना है? Q1। पोटेंशियल कितना होगा? V1। वो होगा KQ1/R1, ठीक है। वैसे ही इसका पोटेंशियल है, इसका चार्ज है Q2, पोटेंशियल कितना होगा? KQ2/R2। बात आई समझ में कि नहीं? Yes, sir. और अगर आप ढंग से देखोगे तो ये कुछ नहीं है। देखो अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है Q2, इस K को लिख सकता हूँ 4πε0 R2। और ये क्या है? ये अगर आप ढंग से देखोगे इस स्फेयर का कैपेसिटेंस है, मैंने आपको बताया था। अगर आप एक स्फेरिकल बॉडी लेते हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4πε0 R, ठीक है। वैसे यहाँ देखोगे फिर आएगा Q1 4πε0 R1, ठीक है। तो C1 यहाँ पे क्या है? 4πε0 R1। C2 क्या है? 4πε0
R2। अब जैसे ही मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अगर अब मैं आपसे बोलूं कॉमन पोटेंशियल क्या है, Vc, तो आप क्या आंसर करोगे भाई, ये देखो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ आया समझ में? यस ठीक है। और अगर आप C1 C2 डाल देते हो, C1 C2 डाल देते हो, C1 C2 डाल दो, तो आपको पता चलता है कि ये कुछ नहीं है। देखो ये क्या आ रहा है, देखो C1 डालते हो तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1, ये C1 डाल दिया, ठीक है। C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कितने तरीके हैं लिखने के, देखना, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। और देखो तरीका क्या है, ध्यान देना, और तरीका देखो क्या है। ये C1 था, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो Q1 है C1V1, ध्यान देना। वैसे ही ये है, ये नीचे वाला पार्ट जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये है C2, तो Q2 क्या है, C2V2। तो ये भी सही है, ध्यान देना, ये भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए सब, ये भी ठीक है। कॉमन पोटेंशियल ये भी ठीक है। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा ऑप्शन बोलते हैं, दे दिए जाते हैं, बोलते हैं बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो आपको पता चलना चाहिए। और तीसरा ये भी सही है, C1V1 क्या है, Q1, C2V2 क्या है, Q2, और नीचे क्या है, C1 प्लस C2, तो ये भी फॉर्मूला सही है। शायद समझ में क्या बोला है मैंने? यस। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना है करते समय, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना, कि क्या पूछा गया है, क्या है कॉमन पोटेंशियल। अरे है तो ये वही केस, अगर आप देखोगे, फिर से मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वही केस है जो ऊपर करवाया। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस होगा कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। चार्ज भागेगा, मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल, चार्ज यहाँ से भागेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे भागेगा, जा कहाँ से रहा है, वायर से होकर गुजर रहा है ना, तो वायर यस में सर। डेफिनेटली क्या होगी, हीटअप हो जाएगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या सेम रहता है, क्या क्या चीजें सेम रहती हैं और क्या क्या चीज घटती है, तो आप बोलोगे सबसे पहले ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम will remain same, will remain conserved। क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? नो ध्यान देना, एनर्जी तो देखा जाए तो एनर्जी तो कंजर्व है, टोटल स्टोर्ड एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ध्यान देना। जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है ना, ठीक है ना, वो कंजर्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको चार्ज किया था, इसको चार्ज किया था, तो इसमें एनर्जी कहां स्टोर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अंदर। आ रहा है समझ में? एनर्जी कहां यस सर। स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अंदर, ठीक है ना। वैसे ही जैसे ही आपने इसे डिस्चार्ज किया थ्रू दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के को लगा के इसको डिस्चार्ज ही कर रहे हो आप, क्योंकि इसमें एनर्जी कम होती जाएगी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे होगी। लेकिन ध्यान देना, ये मैंने कल ही आपको बताया था कि हीट लॉस जो होता है वो होता है इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी माइनस फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है फाइनल के कंपैरिजन में। तो स्टोर्ड एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होती, ध्यान से ध्यान देना। हमेशा क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है, हीट लॉस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आया समझ में? एनर्जी स्टोर्ड
in the system does not remain conserved, हमेशा क्या होगा, कुछ पार्ट हीट लॉस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको। अगर पूछा जाए हीट लॉस कितना है तो आप क्या आंसर करोगे, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। क्या बात आई समझ में? Yes, sir. ये है हीट लॉस। और अगर आप यहाँ पे C1 C2 डाल देते हो तो आपको पता चलता है कि आंसर देखो क्या आ रहा है, ढंग से देखना। C1 डालूंगा तो ये आएगा, C1 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, नीचे ऐड हो रहा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 बीच में आ गया, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या है, V2 है इसका पोटेंशियल, ये देखो ये वाला, और V1 है इसका पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज दिया है तो पोटेंशियल आपको निकालना आना चाहिए, तो चार्ज से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, ध्यान देना। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये आ जाता है। ये है फॉर्मूला, इसको याद रखना, हीट लॉस। ठीक है, ये एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप लोग तैयारी भी कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, ये एक स्फेयर है 15 सेंटीमीटर का, दूसरा स्फेयर है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, दोनों पे कुछ चार्ज है, दोनों को कनेक्ट किया एक कंडक्टिंग वायर से, बताइए क्या क्या चीजें कंजर्व्ड रहेंगी। क्या टोटल चार्ज कंजर्व्ड है? बिल्कुल है, एक चार्ज एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में ही ट्रांसफर हुआ है। क्या टोटल एनर्जी स्टोर्ड कंजर्व्ड है? तो आप बोलोगे नहीं, हमेशा क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है। क्या बात आ गई समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक देखते हैं अब। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे मीडियम होते हैं, बहुत सारे मीडियम दुनिया में, क्या है, बहुत सारे मीडियम है, ठीक है, वाटर हो गया, फिर एयर हो गया, फिर मेटल हो गए, डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल्स हो गए, तो असंख्य जो है मीडियम्स है, आप ऐसा सोच लो, मटेरियल्स हैं। उन सभी को एक तरीके से ये मान सकते हो, आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें बेसिकली, वैसे तो बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, मैं डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से बोलता हूं जिसमें दोनों प्रॉपर्टी मौजूद है। कौन सी? कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग। कोई भी अगर आपसे बोले कोई भी कि कंडक्टर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री मात्रा में होते हैं, ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। these materials has very large amount of free electrons in it। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे आप कंडक्टर के अंदर घुसोगे तो आपको पता चलता है कि आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ओशियन दिखाई देगा एक तरीके से, वो मूव कर रहे होंगे, फ्री हैं, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? those material which has insulating properties। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं इंसुलेटर्स की बात कर रहा हूं। इंसुलेटर भी अलग अलग टाइप के होंगे,
कुछ बहुत ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे, कुछ कम इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे? जिसमें चार्ज बिल्कुल फ्री मूव ही नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है एयर। एयर सबसे ज्यादा खतरनाक इंसुलेटर होता है। ठीक है, जैसे एयर की बात करूं, एयर क्या है, एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको पता चलता है वाटर आ जाता है। तो वाटर के अंदर भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये एयर के कंपैरिजन में बहुत, मतलब एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर है, वाटर जो है उससे थोड़ा सा कम अच्छा इंसुलेटर है, मतलब उसके अंदर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ गई। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? एयर जो है सबसे ज्यादा अच्छा इंसुलेटर है। एयर के अंदर अगर आप देखोगे तो एयर के अंदर चार्ज बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं होता है कि मान लीजिए आप, एक वायर है, आप ऐसे सोचो, ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये एक वायर है, यहाँ पे यहाँ तक वायर है। अब अगर मान लीजिए बीच में आपने एयर जगह दे रखी, थोड़ी सी जगह दे रखी है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां से चार्ज निकल के यहां भाग जाए, क्योंकि बीच में क्या है, एयर है। एयर जो है बिल्कुल भी चार्ज को मूव करने के लिए जगह नहीं देता है, ध्यान देना, क्योंकि एयर में फ्री चार्ज मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, इंसुलेटर है एयर, बहुत अच्छा इंसुलेटर है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर यहीं पे आप क्या कर दे देते, आप एक कंडक्टिंग मीडियम डाल दो। कंडक्टिंग मीडियम क्या मतलब, आपने एक कॉपर वायर लगा दिया इसमें, तो आपने एक कंडक्टिंग मीडियम दे दिया, अब ये चार्ज आराम से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो एयर एक ऐसा मीडियम है जो बहुत अच्छा इंसुलेटर, सबसे अच्छा इंसुलेटर एयर होता है। अब जैसे ही, अब एयर के बाद जो भी मटेरियल है उसमें क्या होगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एयर के मुकाबले कम होगी। वाटर में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन एयर के मुकाबले क्या है, कम है। अच्छा, सबसे अच्छा फिर कंडक्टर क्या होगा, तो कंडक्टर सबसे अच्छा कौन से होते हैं, मेटल्स, ध्यान देना। ये जो मेटल्स हैं, दीज आर वेरी गुड कंडक्टर। इन्हें कई बार परफेक्ट कंडक्टर बोल देते हैं। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? एयर जो है सबसे अच्छा इंसुलेटर है, ये चार्ज को, फ्री चार्जेस को मूवमेंट ही नहीं दे, मतलब इसमें फ्री चार्ज हो ही नहीं सकते, आप ऐसे सोचो। मेटल, मेटल क्या है, एक सबसे अच्छा कंडक्टर है, मतलब इसमें फ्री चार्ज बहुत अच्छी मात्रा में होगा। वैक्यूम और एयर ना ऑलमोस्ट सेम होता है, वैक्यूम और एयर। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, वैक्यूम और एयर को हम सेम ही मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वैक्यूम भी बोल सकते हो। वैक्यूम के हिसाब से देखा है तो वैक्यूम में तो बिल्कुल चार्ज मूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्यूम है। वैक्यूम में तो कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, फ्री चार्ज कहां रहेगा। अब दुनिया में बाकी सारे जो मटेरियल है वो इसके अंडर ही आते हैं, इनके बीच में आते हैं बाकी सारे मटेरियल। ऑल अदर मटेरियल, ऑल अदर मटेरियल, ऑल अदर मटेरियल हैज बोथ conducting as well as insulating property. वायरलेस चार्जर्स में काम नहीं करता, इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। वायरलेस चार्जर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। वायरलेस चार्जर जो है वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर करता है, रेडियो वेव्स बोलते हैं जिन्हें। फिलहाल रेडियो वेव्स मत बोलो, आप ऐसा सोचो ईएम वेव्स ट्रांसफर करता है, बेस्ड ऑन दैट चार्जिंग होती है, चार्ज ट्रांसफर नहीं करता वो। ठीक है, वायरलेस ट्रांसमीटर। तो अब एयर एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल बहुत अच्छा इंसुलेटर है, मतलब उसमें ऐसा सोचो कि, या वैक्यूम बोलो, दोनों लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैक्यूम एक बहुत अच्छा इंसुलेटर जिसमें फ्री चार्ज होते ही नहीं है। और मेटल जो है सबसे बढ़िया कंडक्टर है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्री चार्जेस रहते हैं। इनके बीच में जितने भी मटेरियल हैं, ध्यान देना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक।
दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब डाई मतलब टू, डाई समझते हो, टू होता है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? डाई इलेक्ट्रिक, डाई मतलब टू और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज, और मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कंडक्टिंग होगा या इंसुलेटिंग होगा। तो बाकी सारे मटेरियल्स के अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, कंडक्टिंग एज वेल एज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई मटेरियल मेटल के पास है, कोई मटेरियल मेटल के पास है, तो आप क्या बोलोगे? इसके अंदर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आता है। जैसे मान लीजिए यहां कोई मेटल के पास आसपास है, मतलब मेटल के जैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? इसके अंदर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कम है। ठीक है ना? और जैसे जैसे कोई मटेरियल एयर के पास पहुंचता जाएगा, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी कम है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको बता देता हूं। आप बोलोगे कि सर फिर इन मटेरियल्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसी कोई चीज है जो इनको क्लासिफाई कर सकती है? यस, क्लासिफाई करती है। तो मैंने आपको वो प्रॉपर्टी पहले ही बताई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान देना। सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर भी बीच में कहीं आते होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिसमें इंसुलेटिंग एज वेल एज कंडक्टिंग दोनों प्रॉपर्टी सेम मात्रा में, तो वो बीच में कहीं आते हैं। डेफिनेशन पे ध्यान देना। डाइलेक्ट्रिक जो है बुक में क्या लिखा रहता है? दोज मटेरियल विच हैज सम इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। अरे भाई, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी तो है ही, उसके अंदर थोड़ी बहुत कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज यही है। ठीक है ना? बुक में अगर आप देखोगे तो यही लैंग्वेज मिलेगी। सेमीकंडक्टर फिर बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर मत, सेमी मतलब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, सेमी मतलब सेमी कंडक्टिंग है, तो सेमी इंसुलेटिंग भी तो बोल सकते हो ना। अगर कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है तो कुछ इंसुलेटिंग भी तो होगी ना उसके अंदर। आया समझ में कि नहीं? तो अब क्लासिफाई कैसे करोगे इन मटेरियल्स को? क्लासिफाई कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर ये अलग अलग मटेरियल हैं और आप बोल रहे हो किसी के अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, तो कुछ ऐसी चीज बताओ जो चेंज हो रही है, एक मटेरियल की अलग है, दूसरे मटेरियल की अलग है। तो मैं वही बता रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या इसी को मैंने नाम दिया था, अगर याद होगा एक और नाम दिया था मैंने, रिलेटिव परमिटिविटी। ये दोनों ही नाम सेम दिए थे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसे लिख देता हूं, इसको डिफाइन करूंगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, नीचे की तरफ, अच्छा एयर की कितनी होती थी? किसी को याद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना था? के से रिप्रेजेंट करते थे तो याद होगा 1 था। बहुत बढ़िया। के मैंने ये तो बताया था, एयर का तो बताया था 1 होता है ना? नीचे की तरफ जैसे ही आप जाते हो, कैसे नीचे की तरफ? एयर से नीचे की तरफ जाओगे, मतलब इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ जाते हो, तो क्या होता है? बढ़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल इंक्रीज। अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया नहीं है, डिफाइन करूंगा तब पता चल जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, किसका होगा? वाटर का C होता है, बढ़ रहा है देखो, है ना? फिर वाटर के बाद कोई और आता होगा तो उसका ज्यादा होगा। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? कंडक्टर का, मेटल्स का। ठीक है ना? मेटल्स का, और मेटल्स का थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होता है, ध्यान देना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है, ध्यान से समझना, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा होता है, कैपिटल के, नॉट स्मॉल के, ध्यान देना, कैपिटल के। और इसी को कई बार हम एप्सिलॉन आर भी लिख देते थे, अगर याद होगा तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम रहता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? सर
ऐसे मटेरियल जो दोनों प्रॉपर्टी शो करें, ठीक है ना। इंसुलेटिंग, बुक में तो लिखा रहता है कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इंसुलेटिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसे डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। डाई मतलब टू और इलेक्ट्रिक मतलब प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। अच्छा ठीक है, तो अब इनको मैं क्लासिफाई कर देता हूं, आगे क्लासिफाई करता हूं कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये दो टाइप के अभी तक देखे गए हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप, ये दो ही टाइप के अभी तक देखे गए हैं, ठीक है। क्या कैसे कैसे हैं बता देता हूं। सबसे पहला होगा जो देखा गया है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैं एक एक करके लूंगा, मतलब दो ही टाइप के अभी तक देखे गए हैं, ठीक है, तीसरा टाइप देखा नहीं गया है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। तो मुझे सबसे पहले जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लेता हूं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अब होता क्या है, जब आप डाइलेक्ट्रिक कोई भी डाइलेक्ट्रिक लेते हो तो आपको पता चलता है कि डाइलेक्ट्रिक मतलब मटेरियल, कोई भी मटेरियल लेते हो तो आपको पता क्या चलता है कि उसके अंदर एटम्स रहते हैं, एटम्स से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं एटम की बात करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक लिया जिसमें, ध्यान देना, ये मैं एटम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पूरा एटम नहीं बना रहा, मुझे पूरे एटम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक का, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक को उठाया और उसका एटम मैं देख रहा हूं, एटम देख रहा हूं। अगर अब इस एटम के अंदर क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन कहां बैठे हुए हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है एटम के अक्रॉस, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ध्यान देना मैं सेंटर बोल रहा हूं, जैसे ये आपने पढ़ा होगा कभी, सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, पिछले साल पढ़ा था ना सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या हुआ करता था, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। हम मानते थे कंसेंट्रेट है, जैसे एक आदमी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पे रहता है, ये जो नाभि रहती है ना इसके आसपास रहता है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो डेफिनेशन क्या थी, सेंटर ऑफ मास क्या था, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। मान लिया जाता है, क्या एक्चुअल में कंसेंट्रेटेड है, नहीं, खोपड़े पे भी मास है, हाथों पे भी मास लगा हुआ है, यहाँ पे भी है, सपोज करते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ सपोज कर लो कि कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक के एटम के अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह पे नहीं है, यानी कि कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो आप उसे क्या बोलोगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, किन का नहीं करता, तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि किन एटम्स का नहीं करता है। तो आपने देखा होगा, आपने थोड़ा बहुत, देखो केमिस्ट्री की बात है, अब ये थोड़ी सी मैं बता देता हूं, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस पे रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कैसा ऑर्बिट लेता है, कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैसा लेता है, जो ऑर्बिट कर रहा है वो कैसा कर रहा होगा, ऐसा ऑर्बिट करता है, देखना जरा, ये कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल। इलिप्टिकल। और ये कौन सा ऑर्बिट है, ये कैसा है, इसे अलग कलर से शो कर देता हूं, सर्कुलर है ना। Yes, sir. ओके, अब इमेजिन करो, थोड़ा सोच के देखो कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करे, या ऐसा सोचो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव कर रहे हैं, तो आप एक चीज तो बता सकते हो कि
कि पॉजिटिव चार्ज का तो सेंटर यहीं पर होगा, न्यूक्लियस पे ही होगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैसा मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। क्या बात आई समझ में? सेंटर, Yes, sir. ठीक है। तो सेंटर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सारा जो है चार्ज वहां पे कंसंट्रेटेड, नहीं, मान के चल लो, मानना है, ध्यान देना, होता नहीं है, मानना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हो सकता है क्या, ऐसे हो सकता है, बताओ जरा, इसमें हो पाएगा? सोचो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो यहाँ पे कहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ दूरी आ गई है। बात आई समझ में? यस सर। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गए होंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? दोज डाइलेक्ट्रिक in which the positive, the center of positive charge of atom does not coincide with center of negative charge of the atom। ये कैसे शो करूंगा, ध्यान देना। पोलर डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से शो किया जाता है, ध्यान देना। बात आई समझ में? पोलर डाइलेक्ट्रिक के एक एटम को मैं इस तरीके से शो करूंगा। दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, अ एटम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब और क्या चीज पता चलती है? और चीज ये पता चलती है क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह पे नहीं है, ठीक है, और दोनों चार्ज सेम है, ध्यान देना, क्योंकि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है, बट दोनों का सेंटर एक जगह पे नहीं है। तो यानी कि इससे एक चीज पता चलता है, देयर इज ऑलवेज सम डाइपोल मोमेंट associated with each atom of polar dielectric। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम मात्रा में, और दोनों के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है। इसका मतलब हर एक एटम क्या है, किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। आया समझ में कि नहीं? यस सर। ऑल एटम आर एक्टिंग लाइक अ डाइपोल। एक्टिंग में नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्या बोलना चाहिए, एक्चुअल में वो डाइपोल ही होते हैं। बट ठीक है, चलो एक्टिंग ही लिख देता हूं, बट ध्यान से समझना वो डाइपोल ही है। और एटम्स आर एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हमेशा आप क्या एसोसिएट करते हो, डाइपोल मूवमेंट। ध्यान देना। कौन मुझे बताएगा इसका डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है? इस एटम का डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा? लेफ्ट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, नेगेटिव Negative टू to positive. पॉजिटिव, ठीक है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे रहा हूँ पी वेक्टर, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, समझ में आया ये पोलर डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं पोलर? पोलर ही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे मौजूद है, दोनों का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए पोलर बोला गया है। पोलर का मतलब क्या रहता है? पोलर मतलब क्या होता है? जैसे H2O पोलर है ना। यस। क्यों है पोलर? क्योंकि H2O में
अगर H2O का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलता है ऐसा कुछ होता है। देखो H2O ऐसा होता है। अगर आप ढंग से देखोगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट है, इसका डाइपोल मूवमेंट केमिस्ट्री में बताया जाता है, लगभग 2 × 10⁻³ कूलम मीटर होता है। डाइपोल मूवमेंट आ गया ना। तो जिन मॉलिक्यूल्स और जिन एटम का कुछ डाइपोल मूवमेंट है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होंगे? साफ साफ पता चल रहा है, जिनका एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करे तो उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, दोज डाइलेक्ट्रिक in which center of positive charge and negative charge of the atom coincides are called non-polar dielectric. ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे, तो इनको शो ऐसे किया जाएगा, ध्यान देना। इनको ऐसे शो किया जाता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे मैं शो करूंगा। अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे है तो ये क्या है? क्या ये डाइपोल मूवमेंट है? क्या नो ये सर। डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं? नहीं। Yes. ठीक है ना, ध्यान देना। The atoms of non-polar dielectric does not act like dipole, so no electric dipole moment associated with the atom. ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, कि मैंने दोनों आपको बता दिया है। अगर आपसे कोई पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पूछ ले तो आप बता दोगे कि इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या देखना है कि व्हाट विल गोइंग टू हैपन अगर मैं नॉन पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कहाँ पुट करूं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करूं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन डाइलेक्ट्रिक placed in external uniform electric field। तो पहले मैं क्या डालूंगा, किसको डालूंगा? पहले मैं लेट्स टेक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डालता हूं। ठीक है ना, ठीक है। पहला पार्ट है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आएगी तो जब मैं इसे उठा के कैपेसिटर के अंदर डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों कैपेसिटेंस बढ़ता है, आपको पता चलेगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी देर के लिए समझ लो, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, ये है आपका मटेरियल।
ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मेटल। इसमें एक एटम होंगे कि बहुत सारे एटम हैं। तो मैं बहुत सारे एटम को किस तरीके से शो करूंगा, लेट्स एज्यूम इन दिस वे। कितने शो किए मैंने, ध्यान देना, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, तो मैं सिर्फ 6 शो कर रहा हूं। क्या मैंने सही शो किया है? 6 एटम्स सही किया है ना? ये पहला केस है, ध्यान देना। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। एक एक करके मुझे बताएगा कोई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट कितना है? यस, सर इधर डाइपोल मोमेंट नहीं बनता। हाँ, तो हर एक एटम का कितना है? 0। 0। बहुत बढ़िया, हर एक एटम का 0 है। तो एटम है कितने इसमें? 6। 6। तो हर एक का 0 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम कितना होगा, तो आप क्या आंसर करोगे? 0। बहुत बढ़िया, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं। पहली बात तो 0 है, ठीक है ना, हर एक का 0 है। तो जब आप, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टोरियली ऐड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो आप वेक्टोरियली ऐड भी करोगे तो 0 आएगा। अब ध्यान देना, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना अब क्या है। फिर से यही मटेरियल मैंने उठा के कहाँ रख दिया, इस मटेरियल के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो हमें देखो क्या इफेक्ट पता चलता है, क्या पता चलता है, ध्यान देना। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं, अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। कौन मुझे बताएगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ भागता है? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, बहुत बढ़िया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है कि अपोजिट डायरेक्शन में? यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है ना, तो ये मुझे बताओ। अपोजिट। हाँ, तो यहाँ नीचे मैं बना देता हूँ, एक बना के दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ ऐसा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भागेगा इस तरफ, और ये नेगेटिव भागेगा इस तरफ। नेगेटिव भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव भागने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव भागने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज भागने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, ये एटम क्या होगा, खींचना स्टार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा। तो अब जैसे ही आप स्ट्रेच करवाओगे तो इन दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों का जो सेंटर है अलग हो जाएगा। अलग नहीं, सेपरेट होगा। सेपरेट होगा, अलग नहीं होगा, ध्यान देना। अलग होने की कंडीशन मैंने बताई हुई है, ध्यान देना। सेपरेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सेपरेट होगा। इसका भी सेपरेट हुआ, इसका भी सेपरेट हुआ, देखो ऐसे। इसका भी सेपरेट हुआ। क्या अब डायपोल मूवमेंट आ गया है हर एक एटम के अंदर? यस सर। यस सर। सेपरेट होगा। टूटेगा कब? टूटेगा कब? तो मैंने आपको टूटने की कंडीशन बताई थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल की ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाए। याद है किसी को ब्रेकडाउन बताया था शुरू में? हाँ। यस सर। तो फिर ये टूट जाएगा। अभी टूट नहीं रहा है, अभी खिंचाव आ रहा है इसमें। तो खिंचाव आने के कारण क्या हुआ, हर एक के अंदर क्या आ गया, हर एक एटम के अंदर क्या आ गया, कुछ डाइपोल मूवमेंट आ गया है। ध्यान देना, ऐसे डाइपोल मूवमेंट भी किधर आया, देखो इधर आया, देखो हर एक के अंदर। ऐसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ऐसे। और सारा डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, सबका एक ही डायरेक्शन में। कुछ आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये लिखवाऊंगा अभी वैसे, लेकिन लिखवाने में टाइम जाता है। या मैं
जो है इसी के अंदर मटेरियल में लिख के दूंगा, आप सिर्फ समझ लो, ठीक है? मैं लिख दूंगा बाद में, आप सिर्फ समझ लो अभी, क्योंकि ये फिर लिखवाऊंगा ना तो लिखवाने में भी टाइम जाएगा। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये एटम क्या होने स्टार्ट करेंगे? स्ट्रेच होने स्टार्ट करेंगे, टूटते नहीं है। टूटने से कौन रोकता है? तो टूटने से कौन रोकता है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश कर रही है इधर भागे, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कोशिश करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आ रहा है ना समझ में? यस सर। तो ये स्ट्रेच हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ध्यान देना, लेकिन स्ट्रेच होने से रोक कौन रहा है? इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे लगा रहा है, ठीक है ना, वो रोकती है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टूटेगा कब? टूटेगा तब जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा रही है, वो इतनी ज्यादा हो जाए कि अब अंदर वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा रहा है वो उसे रोक ना सके। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है, टूटने की। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक्चुअल में हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन मैं ये बोलता हूं कि ये मटेरियल, ये जो एटम है, ये टूटेगा कब? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाएगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अब कौन मुझे बताएगा कि सिस्टम का जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है कि नॉन नेगेटिव है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो नॉन कितना होगा, ध्यान देना, कितना होगा, ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितना होगा? n इंटू P1। n यहाँ पे क्या है? n होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, और P1 क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम। कुछ समझ में आया ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि देखो, अगर आप ढंग से देखोगे, P1 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 ये सब क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टोरियली अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा? P1 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 P1, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में कि नहीं? यस सर। इसको शो कैसे किया जाएगा? अब मैं हर बार ऐसे नहीं शो करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, ठीक है, तो इसको शो करने का तरीका ऐसा होगा हमेशा, ध्यान देना, इसको ऐसे नहीं शो करूंगा। इसको शो कैसे किया जाता है, ध्यान देना, इसको शो करने का तरीका ऐसा है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि अगर इस मटेरियल का ये वाला सेक्शन लूँ, देखो यहाँ पे ये वाला सेक्शन लूँ, बिल्कुल ये वाला सेक्शन लूँ, तो आपको पता चलता है, देखो यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज, दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, यस सर। और उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है वहां पे, देखो ये एटम बहुत क्लोज होंगे, ध्यान देना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बीच में ध्यान देना, बिल्कुल इस सेक्शन पे, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखोगे, जस्ट लेफ्ट साइड में, तो आपको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, और जस्ट राइट साइड में देखोगे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ये मान के चलो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ध्यान देना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज जो यहां दिखा रहा हूं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज है क्या? नो सर। तो ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ आप दिखाओगे, ठीक है ना, ध्यान देना, सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखाओगे, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे और एक सरफेस पे दिखाओगे पॉजिटिव चार्ज। आप सिर्फ ऐसे दिखाओगे इसे, बीच वाला नहीं दिखाते चार्ज कभी भी, क्योंकि बीच वाला चार्ज दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी सेक्शन पे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में उतना ही नेगेटिव है, तो एक जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है, आप ऐसा सोचो, और दे विल बिकम न्यूट्रलाइज। क्या बात आई समझ में? यस। यस। अब थोड़ा और सोचो, अगर आपको एक चीज पता चलती है, और सोचोगे तो आपको एक चीज और पता चलती है कि ये तो बड़ा ही खतरनाक चीज हो गई। इन चार्जेस को बोलते हैं, ध्यान देना, ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस मैं बना रहा हूं, इनको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज ऑन दी सरफेस। क्या बात आई समझ में?
Yes, sir. कोई भी आपसे पूछे कि ये कौन से चार्ज हैं तो आप क्या बोलोगे? ये इंड्यूस चार्ज है। अच्छा, अब इंड्यूस चार्ज क्या करेगा? कौन बताएगा इंड्यूस चार्ज क्या करेगा? इंड्यूस चार्ज अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। कहां पे? अंदर। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ब्लू कलर की मैं शो कर रहा हूं, ये किसकी है? ये किसकी वजह से है? किसी बाहर वाले चार्ज ने क्रिएट की है। देखो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना रहा हूं, ये किसने क्रिएट की थी? वहीं पर किसी बाहर वाले ने। बात आई समझ में? यस। Yes, sir. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? जो डाइलेक्ट्रिक था, पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसके एटम को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के वजह से लेफ्ट सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट सरफेस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इन्हें बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। और इंड्यूस चार्ज के आने की वजह से इंड्यूस चार्ज ने अंदर अपनी ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। क्या बात आई समझ में? सर पर वो फील्ड +2 -2 गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। हाँ हाँ सर सर। आया समझ में कि नहीं? ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं ब्लू लाइन से शो कर रहा हूं, ये किसकी वजह से है? ये किसी बाहर वाले चार्ज ने क्रिएट की है। किसी बाहर वाले सिस्टम, कोई बाहर चार्ज पड़ा होगा उसने क्रिएट की थी। लेकिन ये जो पिंक कलर से शो की, ये किसने क्रिएट की है? ये इंड्यूस चार्ज ने क्रिएट कर दी। तो आप ध्यान देना, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, ध्यान देना। ये जो ई है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना। जिसकी डायरेक्शन आप खुद देख सकते हो किस तरफ है। और ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं नाम दे रहा हूं आई इंड्यूस्ड। ऐसे ई इंड्यूस्ड, तो इसे बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात आई समझ में? अच्छा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलोगे क्या बाहर नहीं आएगी? नहीं आएगी। ध्यान देना, ये सिर्फ अंदर ही रहती है। क्यों रहती है? आप ऐसे सोचो कि ये दो शीट बन गई। ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। ये दो शीट है, अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्या? अंदर सारा चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं? यस सर। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं समझा रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे सोचो कि ये दो शीट हैं, जिसपे एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये शीट हो गई। अब याद करो, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज शीट। कहां आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां आती थी जीरो, यहां पे भी जीरो रहती थी। इसकी वजह से बीच में आती थी इस तरफ। कुछ आया समझ में? याद है ये? यस सर। तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिर्फ बीच में आती है। ध्यान देना, बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, बाहर नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये अब उठा के मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना अगर समझ पा रहे हो तो मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, किस रीजन में कितनी है, तो ध्यान देना। और मैं यहां पे शो कर रहा हूं इस रीजन में, यहां पे कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। क्या बात आई समझ में? यस सर। क्यों आई? क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सी प्रेजेंट है? सिर्फ ई। ध्यान देना, ये वाली। तो बाहर जो है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बाहर आपको कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी? ई। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल ही है। ध्यान देना, आपको बाहर तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखने वाली है। लेकिन अंदर क्या होगा? वैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो, इधर देखो, इधर देखोगे तो ये भी बाहर है। यहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिखेगी? इन एक्सटर्नल। सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी यहाँ पे भी। ई। यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी देखोगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी।
लेकिन अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अंदर क्या हुआ, अंदर देख ध्यान देना, बना दूंगा मैं। अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ये कौन सी है, एक्सटर्नल। आ रही है समझ में? हाँ सर। और एक प्रेजेंट है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन सी है, ई इंड्यूस्ड। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? यस सर। yes, तो मुझे बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी कि बढ़ जाएगी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटेगी। घटेगी। बहुत बढ़िया। क्यों घटेगी? क्योंकि एक प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में और एक है राइट साइड में, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो अंदर ध्यान देना, इनसाइड, यहां लिख रहा हूं, इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, घटी हुई होती है। और होती कितनी है, ध्यान देना, E माइनस ई इंड्यूस्ड। कुछ आया समझ में? ठीक है, यस सर। यहां लिख दे रहा हूं, inside the material the electric field is inside the material। ये सारा मैं लिखवा दूंगा, लिख के भेज दूंगा, ध्यान देना। inside the material, यहां सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत, ये पूरा को पूरा एक थ्योरी है। अगर कहानी की तरह समझ में आ रहा है तो कहानी की तरह कर लो। inside the material the net electric field is less than the external electric field। मतलब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में क्या होती है, अंदर कम होती है। और कितनी होती है ये मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बेटर ये है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यस, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर। अच्छा, तो अब आप बोलोगे कि सर अंदर तो घट गई आपने, अंदर घटी तो क्या हुआ, आप ऐसे शो करोगे? तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे शो नहीं करूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, अंदर ध्यान देना, मैं कैसे शो कर रहा हूँ, इनको हटा दे रहा हूँ सबको। अंदर वालों को हटा रहा हूँ, ध्यान देना। अंदर सिर्फ आपको ध्यान देना है, बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बाहर तो ओरिजिनल ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, वो बुक में अलग अलग लिखा रहता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज ध्यान देनी है, बाहर कोई इफेक्ट नहीं है, ध्यान देना। बाहर वैसी की वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई थी वही प्रेजेंट है, ध्यान देना। अंदर क्या हो जाएगा, अंदर थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो मैं ऐसे शो नहीं कर सकता, मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, क्योंकि कम हुई है, ध्यान देना। ये जो गैप है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन डेंसिटी होता है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्या बात आई समझ में यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो yes, अंदर sir, यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड, दैट विल बी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कमाल की चीज है, ध्यान सर देना। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होती है इंड्यूस से। हाँ, बाहर की हमेशा ज्यादा होगी, बाहर की हमेशा, अंदर जो है कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना। अब इसको ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो है, ये जो है, ये क्या है, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये कितनी होगी, ध्यान देना। घट गई ना, अंदर घट गई। yes, sir, तो अंदर कितनी घटी ये मैं लिख रहा हूं, अंदर कितनी घटती है। तो अंदर घटती है, पहले कितनी थी, ई, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कितना था, कितनी थी, ई। अब कितनी है, ई का कितना, 1/k टाइम्स। अगर याद होगा तो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये कुछ ऐसा है, ध्यान देना। देखो ध्यान देना, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक चार्ज की वजह से r दूरी पे
इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर करते थे छोटे से चार्ज की वजह से? Q अपॉन 4πε0 r²। ध्यान देना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही था ना? यस सर। लेकिन ध्यान देना, अभी मीडियम कौन सा है? वैक्यूम था। वैक्यूम या फ्री स्पेस है ना, तो वैक्यूम लिख देता हूं या फ्री स्पेस लिख देता हूं। ये फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट इमेजिन करो मैंने इस फ्री स्पेस को हटा के एक मटेरियल भर दिया, पूरे फ्री स्पेस को हटा के एक मटेरियल भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ध्यान से समझना इस चीज को मैं बोल रहा हूं। तो अब आप बताओ क्या डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा या मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो यहां आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताएगा कोई? मल्टीप्लाई बाय 1/k। बहुत बढ़िया। Q अपॉन 4πε, ध्यान देना एप्सिलॉन आएगा बाय r², वेर एप्सिलॉन क्या होगी? परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। बट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कैसे निकालते हो? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, अगर याद होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये याद है? यस सर। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना आया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये अगर आप उठा के यहां डाल दो तो आपको देखो क्या पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, इसी इसी पॉइंट पे किसी और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप कितनी आएगी? Q अपॉन 4πε0 k टाइम्स r²। और अगर आप 1/k बाहर ले लेते हो तो ये पूरी की पूरी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इन फ्री स्पेस। कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या देता है? अगर किसी की भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाए तो आप झट से एक दिन समझ जाना कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने टाइम्स घट गई है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स घटी है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया। जैसे अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्री स्पेस में ई थी, किसी पॉइंट पे ई थी फ्री स्पेस में, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी? E/2, हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर डाल दो, वाटर डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे ई है तो अब कितनी हो जाएगी? 1/80 टाइम्स। क्या बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा को पूरा मुझे ये पूरा वो पूरा इसमें डाल देना चाहिए। ये अगर किसी को ना समझ में आए तो ये उठा के डाल देना, ये ध्यान से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो अब जरा मुझे बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए? इसे इसे क्या लिखना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द E/K। डाइलेक्ट्रिक। हाँ, पहले कितनी थी? ई, और अब कितनी हो गई? डाइलेक्ट्रिक के डालते ही घट गई। क्यों घटी? तो घटने का कारण ही ये था, ध्यान देना है। घटने का कारण क्या था? क्योंकि मीडियम डाला था और मीडियम ने अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। उसके सरफेसेस पे क्या आ गए? इनसाइड सरफेसेस पे क्या आ गए? इंड्यूस चार्जेस। और इंड्यूस चार्ज ने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली अपने ही अंदर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली। तो अंदर ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटी। तो कितने टाइम्स घटी? E/k। कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। ये है। तो यहां से आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये चीज ध्यान देना, ये चीज आपको ध्यान दी है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी E-E/k, कॉमन आ गया 1-1/k। ठीक है, यहां लिख रहा हूं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल और आउटसाइड और
ओरिजिनल, बहुत सारे नाम दे रहा हूं, ये सारे नाम आपको दिख जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना टाइम्स करना है, 1 - 1/k। क्या बताई समझ में? यस सर। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये सारी एक ही चीज है, सारी एक ही चीज है, ध्यान देना है। अलग से मत समझना कि ये क्या चल रहा है, समझो एक कहानी की तरह समझो, एक कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, मान लीजिए, ध्यान से समझना, इफ डाइलेक्ट्रिक इज एयर, कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, अंदर एयर है मान लो, इफ इनसाइड, या ऐसे लिख देता हूं, इफ दिस मटेरियल इज एयर, इफ डाइलेक्ट्रिक इज एयर। अब मुझे बताओ एयर का के क्या होता है, बताया था ना अभी? 1। बहुत बढ़िया, एयर का के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। तो अगर मैं के 1 डालूं तो देखो क्या आ रहा है, बताएगा कोई क्या आ रहा है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। देखो 1 - 1/1, दैट इज 0। कुछ समझ में आया इसका मतलब क्या है, क्यों आई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई? क्योंकि भाई एयर के अंदर कोई फ्री चार्ज होता ही नहीं है, वैक्यूम के अंदर कोई फ्री चार्ज नहीं कह रहे हो, तो अगर फ्री चार्ज है नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती ही नहीं है। बात आ रही है समझ में? यस सर। Yes, sir. तो अंदर अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक है ही नहीं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई एक्सटर्नल। ये है एयर, ये एयर है मान लो, हाँ बस, और कुछ नहीं है। बाहर कितनी थी, ई है, अंदर कितनी है, अंदर भी ई है। आया समझ में कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। Yes, sir. ठीक है, ये देखो, ऊपर अगर आप देखते हो, यहाँ पे देखते हो, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी, बाहर तो ई थी, अंदर कितनी थी, ई माइनस इंड्यूस, बट ई इंड्यूस 0 है, तो इंड्यूस 0 तो यानी अंदर भी कितनी है, ई है। यानी कि एयर में, एयर कहीं पे होता है तो एयर जैसे ही आप डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, जितनी बाहर उतनी अंदर। समझ में आएगी ना, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। ठीक है, बट अगर आपने एक कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया, इफ कंडक्टिंग मीडियम इज देयर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने ये जो डाइलेक्ट्रिक था इसको कंडक्टर बना दिया, मतलब एक कंडक्टर डाल दिया, कहने का मतलब ये कंडक्टर ऐसे। अब बताओ क्या होगा, कंडक्टर का क्या था, इनफाइनाइट, इंफिनिटी। ठीक है ना? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, इनफाइनाइट, ठीक है, कंडक्टर का। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, देखो 0। ई इंड्यूस हो जाएगी ई के ही इक्वल, ध्यान देना, मतलब कंडक्टिंग मीडियम में जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो चार्ज की वजह से आती है, वो एग्जैक्टली ई के इक्वल आती है। तो ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अंदर इनसाइड, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ई माइनस ई इंड्यूस्ड, बट ई इंड्यूस क्या है, ई के ही इक्वल है, तो कितना आ जाता है, 0। कुछ आया समझ में कि नहीं? यस सर। कंडक्टर के अंदर, ये मैंने बहुत पहले ही बता रखा है, कंडक्टर को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हो, क्योंकि कंडक्टर की एक खास बात है, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, तो फ्री चार्ज धड़ाधड़ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। कंडक्टर की खास बात ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्योंकि इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट टाइम्स घटा देगा। अब मान लीजिए
कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर यूनिट कूलम आ रही है, तो इन्फानाइट घटाने का मतलब क्या है? इन्फानाइट टाइम्स घटाने का मतलब क्या है? 20/इंफिनिटी हो जाना। 20/इंफिनिटी क्या होता है? 0। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। बताइए समझ में? यस सर। ये है पूरा का पूरा केस। याद रहेगा ये पूरा का पूरा जो कहानी बताई है मैंने? Yes, sir. हाँ सर। अभी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो बढ़िया है, और नहीं अच्छी लगी हो तो मैं लिख के दे दूंगा, आज पूरा लिख के दे दूंगा, उसे पढ़ते रहना। ठीक है? ये देखो, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर में भी यही होता है, लेकिन पोलर में बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पोलर में भी यही कहानी चलती है पूरी की पूरी, पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी। तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बस पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक चीज आपको ध्यान देनी है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि एक चीज का बस ध्यान रखना, ध्यान देना, सारी चीजें वही होंगी, बस एक चीज का ध्यान रखना है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो एटम होंगे उनका डाइपोल मूवमेंट रहता है, ध्यान देना ऐसे। हर एक एटम के पास क्या रहेगा? कुछ डाइपोल मूवमेंट रहेगा। क्या बात आ रही है समझ में? हाँ सर। लेकिन ये जो एटम है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे, आप स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? यस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, तो हर एक एटम के पास डाइपोल मूवमेंट है। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक के हर एक एटम के अंदर क्या है? हर एक एटम के पास डाइपोल मूवमेंट है। बट ये एटम जो है रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। रैंडम मतलब एक का डाइपोल मूवमेंट हो गया इस तरफ, एक का हो गया इस तरफ, सबका डाइपोल मूवमेंट सेम ही होगा, क्योंकि सब सारे एटम एक जैसे दिखेंगे, तो सबका मैग्नीट्यूड वाइज डाइपोल मूवमेंट सेम है। बट क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो क्या होगा? इनका सबका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। क्या बताइए समझ में? यस Yes, सर। sir. रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। क्यों होते हैं रैंडम डायरेक्शन में? कोई पूछ ले तो आप बोलोगे कि सर प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि ये मटेरियल कहाँ रखा है? एटमॉस्फेयर में रखा है, और एटमॉस्फेयर में क्या होती है? गर्मी होती है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? गर्मी होती है, ठीक है ना, हीट रहती है। या आप ऐसे सोचो कि ये मटेरियल जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो ये मटेरियल क्या करता है? एटमॉस्फेयर से हीट लेता है। और हीट कौन ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं एटम। तो एटम हीट लेके रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर देता है अपने आप को। इट स्टार्ट्स ओरिएंटिंग इन रैंडम डायरेक्शन। अब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हैं हर एक एटम अलग अलग डायरेक्शन में, तो सबके डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस सिस्टम is 0 due to random direction of each atom, और एटम के साथ ही क्या है? डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड, और डाइपोल मूवमेंट लिख देता हूं, डाइपोल। ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन ऑफ ईच एटम और रैंडम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो अब क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, किसी को याद है अगर एक क्या बोलते हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो डाइपोल पे क्या लगती थी? टॉर्क। बहुत बढ़िया, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क लगती थी तो टॉर्क भी किस तरफ क्या कोशिश करती थी? टॉर्क क्या कोशिश करती थी? कि सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट कौन सी पोजीशन पे आ जाएं? इक्विलिब्रियम में आते थे ना। कौन से इक्विलिब्रियम में? अरे यार सब बताया था, ये तो भूल जाते हो तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जीरो। और जीरो, 0 डिग्री किसके बीच में? डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिनल। तो ये डाइपोल मूवमेंट जो ना ऐसे स्टार्ट, ये ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे, देखो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे सारे के सारे ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे, ऐसे रोटेट होते होते सारे के सारे ऐसे आ जाएंगे। अब अगर आप देखोगे सबका डाइपोल मूवमेंट कहाँ आ गया, एक ही डायरेक्शन में आ गया ना, देखो इसका डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, सबका एक ही डायरेक्शन में, देखो ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे सारे के सारे। तो अब नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया, नॉन जीरो, इट इज नॉन जीरो। और होता कितना है, ध्यान देना, ये फिर से कितना हो जाएगा, n इंटू डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम। n क्या है, नंबर ऑफ एटम, और p1 क्या है, डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच एटम। बाकी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है कि ये भी ऐसे ही शो करेगा, ध्यान देना, ये भी कुछ ऐसे ही आप शो कर सकते हो। देखो ये बाकी कहानी मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आप खुद समझ लेना। ये पूरी कहानी जो ऊपर मैंने बताई थी ये बिल्कुल वैसी ही है। ये पूरा जो मटेरियल है इसके आप अंदर जो है कोई भी चार्ज नहीं दिखाओगे, चार्ज सिर्फ कहाँ आएगा दिखाओगे आप, इस सरफेस पे। बाकी पूरी कहानी सेम है। अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मत दिखा देना, ठीक है। बाकी कहानी मैं सुना नहीं रहा हूँ, ये अब आप खुद समझ लेना, क्योंकि मैं कहानी सुना चुका हूँ आपको पहले से। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। बाकी सारी चीजें मैं सुना चुका हूँ आपको। यस, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो घट जाएगी इनसाइड, ई माइनस ई इंड्यूस। बाकी बताने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं सारा ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा वो पूरा फिर से मैंने आपको बता दिया था अच्छी तरीके से। तो याद रखना मैंने क्या बताया, पोलर डाइलेक्ट्रिक का अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है जिसमें हर एक एटम का डाइपोल मूवमेंट होता है। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, बाहर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम जीरो होगा, लेकिन हर एक एटम का डाइपोल नॉन जीरो होगा। हर एक एटम के पास कुछ डाइपोल मूवमेंट है, पूरे सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ ईच एटम, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होगा, हर एक एटम पे टॉर्क लगेगी, एटम कोशिश करेगा अपने आप को ओरिएंट कर सके किस डायरेक्शन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल के मुकाबले थोड़ी सी कम हो जाएगी। कितनी होगी, ओरिजिनल का 1/k टाइम्स। और सेम चीज फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक में। पोलर डाइलेक्ट्रिक में टॉर्क नहीं लगती, सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है, ध्यान देना, स्ट्रेचिंग रहती है। क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के बारे में आज बताया। अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब क्या है, अगली क्लास में मैं आपको जो है ये डाइलेक्ट्रिक डाल के दिखाऊंगा कैपेसिटेंस के अंदर, और आपको पता चलेगा। अगर आपको ये पता है तो आप खुद बताओगे फिर कि क्या होगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर बाहर, ये सब बता दोगे, ठीक है ना। ये वो अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। मेरे ख्याल से शायद अगले वीक से जो है, अगले वीक से स्टार्ट हो रही है ना ऑफलाइन क्लास हो रही है। तो मैं अगले वीक तो नहीं, लेकिन हाँ अगले से अगले, इस मतलब इस वीक नहीं, अगले वीक आ जाऊंगा। तो अगले वीक से मैं नेक्स्ट वीक से 22 से फिर मैं ऑफलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सर और कितना बाकी है चैप्टर ये? बस ये लास्ट पार्ट है, खत्म हो जाएगा। देखो थैंक क्या है यू। ना, अब जैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगी ना, फिर मैं भगाना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या है ना, हर चीज जो है एक तो बतानी पड़ती है, फिर हर बार ड्रॉ करके तो उसमें जाता है टाइम, जाता है, ठीक है ना। एक बार ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, धड़ाधड़ जो है स्टार्ट हो सकता है, फिर एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। सर आज क्लास होगी क्या? कौन सी वाली?
सर वो शाम डाउट वाली। हाँ डाउट वाली होगी डेफिनेटली 9:30 बजे, 9:30 बजे डाउट वाली होगी। ठीक है, मैं भेज दूंगा लिंक। ठीक है, डाउट्स तैयार रखना आपने जो भी है। थैंक ठीक है, थैंक यू।